देखो बच्चों, ये हम लोग जो चौथा पार्ट है मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद चौथा पार्ट का नंबर होता है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बल तथा न्यूटन के गति के नियम। कहने का मतलब कि न्यूटन के गति के नियम द्वारा ही बल को डिफाइन किया जाता है और बल में, इसलिए इस पार्ट का नाम पड़ा बल और न्यूटन के गति का नियम। तो पहले हम न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। न्यूटन के तीनों गति नियम में प्रथम गति नियम होता है और द्वितीय गति नियम होता है और तृतीय गति नियम होता है। तुम लोगों को एक हम बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, मजेदार बातें बताने जा रहे हैं कि इसमें समझना और जानना जरूरी है। न्यूटन के नियम को आप लोग 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, इस सारी चीज को पढ़े होंगे आप लोग, हर चीज को देखे होंगे। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार ये बहुत रोचक कहानियां हैं इसमें। तो ये जब क्योंकि बड़ा रोचकता बनी रहती है कि तुम लोग को एक रोचक चीज बताते हैं। जब न्यूटन साहब नियमों को खोज कर रहे थे तो ये समझ लो कि सर्वप्रथम बाल्यकाल में ही उन्होंने न्यूटन के तृतीय गति नियम का आविष्कार कर दिया था, लेकिन जब सीरियल क्रम में सजाया गया तो उसको तीसरे नंबर पर रखा गया था। उनके बारे में एक महत्वपूर्ण कहानी आप लोग को बता देते हैं। ये तुमको कभी अगर उस किताब को तो तुम लोग के सामने उपलब्ध नहीं होगा, वो न्यूटन्स प्रिंसिपिया किताब है इंग्लिश में, जो खुद उसमें न्यूटन द्वारा लिखा गया है। वो बहुत बड़े बड़े दुकानों पर पढ़ना वगैरह में तुम्हें वो न्यूटन प्रिंसिपिया किताब तुमको मिलेगा। तो उसमें क्या था कि तुम लोग को एक बता रहे, जब न्यूटन साहब का जन्म हुआ, न्यूटन साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे। जब न्यूटन साहब का जन्म हुआ तो कुछ सालों के बाद न्यूटन के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। माने बाल्यकाल में 3 या 4 साल में जब थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद एक और घटना घटी कि पहले इंग्लैंड में इतना जान लो कि इंग्लैंड में दूसरी और तीसरी शादी का बहुत जल्दी प्रावधान होता है। इंडिया नहीं है कि उसमें बहुत से नियम कायदे हैं। न्यूटन की मां ने दूसरी शादी कर ली तो एकदम न्यूटन साहब अनाथ पड़ गए। जब न्यूटन साहब अनाथ पड़ गए तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है, वहाँ चर्च में व्यवस्था रहती है, अनाथ लड़कों को रखा जाता है। उस चर्च में ही न्यूटन साहब की पढ़ाई लिखाई होने लगी। और जानते ही हो कि जिनके माता पिता नहीं रहते हैं तो जिंदगी बड़ा उदासी से कटती है। इसी उदासी में वो कट रहे थे तो कभी कभी क्या हुआ, उनके साथियों में एक साथी बहुत बदमाश था, हमेशा न्यूटन को बिना वजह से पीटता रहता था। और अनाथ होने के कारण न्यूटन साहब थोड़ा सा चुप लगा देते थे, लेकिन उनके बगल में दूसरा साथी था, हमेशा कहता था न्यूटन तुमको मार रहा है तो तुम भी उसको मार सकते हो। तुम लोग जानते हो कि कोई व्यक्ति को कोई लड़का चाहे कोई आदमी मारता है तो उसके मन में भी अगर ज़्यादा ताकतवर होता है तो पीटने लगता है, और नहीं ताकतवर होता है तो उसके मन में जरूर गुस्सा होता है। अगर ताकत नहीं हो तो गाली देगा, अगर गाली को भी मन में नहीं निकलता है तो अंदर अंदर गाली देने का प्रयास करेगा। एकदम क्लियर है, अंदर अंदर गाली देगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे तुम पर कोई गुस्सा करता है अनाकारण तो तुम खुद गुस्से हो जाते हो, तो ये जिंदगी की प्रक्रिया है। तो इसी तरह हमेशा बार बार मार दिया करता था। एक बार न्यूटन साहब का दिमाग थोड़ा सा फिर गया। तुम लोग को बता रहे हैं, जैसे कलम का स्प्रिंग देखे हो ना, कलम का स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग को दबाते हो तो हाथ में दर्द होता है,
और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? वहां विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह से बहुत दिनों पे न्यूटन से में अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका हृदय रूपी स्प्रिंग छूट गया और उसको जब मारा तो उस लड़के को इतना मार मारे, जो लड़का हमेशा तंग करता था कि वो बेहोश हो गया। तब वही तरह से पड़ा, उसी समय खोज हुई प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। ये जिंदगी भर चलती है। एक क्रिया का बल होता है और एक प्रतिक्रिया का बल होता है। तो न्यूटन का सब क्रम है, लेकिन हमको पढ़ रहे हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार क्या होता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में तब तक रहने की कोशिश करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। माने बिना बल के किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब कि विराम की अवस्था में हो, इसका मतलब है कि वस्तु या तो विराम की अवस्था में हो या एक समान गति की अवस्था में हो। उसकी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाए जाए। तो कहने का मतलब जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो इससे स्पष्ट होता है कि पहले नियम में F इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। वस्तु पर जब तक बल नहीं लगेंगे तो अवस्था में परिवर्तन नहीं, चाहे वस्तु एक समान गति की अवस्था में हो चाहे वस्तु विराम की अवस्था में हो। दोनों स्थितियों में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर बाह्य बल आरोपित किए जाए। तो बात तो स्पष्ट हो गई, गति कर रही है वस्तु एक समान गति की अवस्था में तो उसको रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा, और वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। जब तक बल नहीं लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये होगा प्रथम गति नियम में बल F इक्वल टू कितना होता है? 0। तो यही इससे क्या होता है, दो महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाएं प्राप्त होती है। एक जड़त्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। और दूसरा होता है बल की परिभाषा। तब तो इसे कौन कौन दो नियमों की प्राप्ति होती है? एक होता है जड़त्व का नियम और दूसरा बल का नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा और बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो जड़त्व क्या है? न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में तब तक रहने की कोशिश करती है जब तक कि कोई बाह्य बल है। अर्थात जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी किसी भी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वह वस्तु, कहने का मतलब वस्तु विराम की अवस्था में है तो वस्तु विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, और वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। तो जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। एक विराम जड़त्व होता है, दूसरा गतिशील जड़त्व होता है और एक तीसरा दिशा जड़त्व होता है। तब हम अगले तुरंत अभी हम जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, हम उस पर चर्चा हम करेंगे। अब देखिए बाबू, तो जड़त्व का हमने कितने बताए थे? 3 भाग होते हैं। बड़े एक विराम जड़त्व होता है, गतिशील जड़त्व होता है और दिशा जड़त्व होता है। तो विराम जड़त्व के बारे में सोचना क्या है? विराम जड़त्व
किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी विराम की अवस्था में, कहने का मतलब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहना चाहती है। इतना तो बात क्लियर है। अपनी विराम की अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, विराम जड़त्व कहलाता है। फिर एक बार सुनो, विराम जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी विराम की अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, विराम जड़त्व कहलाता है। जैसे टेबल पर रखी हुई पुस्तक, अगर पुस्तक को हम टेबल पर रख देंगे बरसों हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो ज्यों के त्यों क्या होगी, पढ़े उस पर कुछ असर होने वाला नहीं। गतिशील जड़, गतिशील जड़ का मतलब हुआ कि गतिशील जड़ किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी गति की अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। गतिशील जड़त्व कहने का मतलब कि कोई वस्तु मान लो गति कर रही है, जब तक हम उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे गाड़ी बस जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो उसमें ब्रेक लगाएंगे तभी तो घटेगा, चाहे बढ़ेगा, चाहे रुकेगा, चाहे कुछ भी होगा। तो ब्रेक क्या समझते हैं, ब्रेक एक प्रकार का बल है। ब्रेक बहुत काफी बल एग्जर्ट करता है किसी वस्तु पर। कहने का मतलब बस गाड़ी है, रेल है, उस पर ब्रेक लगाते हैं तो हमको और आपको देखने में लगता है कि ये तो पैर से दबा दिए हो गया, ऐसी बात नहीं है। खुद देखते हो एटम बम तो छोटा होता है लेकिन तहस नहस करते तो उसमें बल ज्यादा होता है। बल का इतना क्रिएटिंग पावर होता है कि उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो गतिशील चीज को विराम में करेंगे, चाहे विराम से गतिशील करेंगे तो बल की आवश्यकता होगी, लेकिन गतिशील जड़त्व का मतलब कि गति में ही रहना चाहती है। जब उसमें विरोध करेंगे जैसे एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी, कोई भी चीज है, जैसे इसमें हम दिया है एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी, एक समान वेग। गतिशील जड़त्व में क्या होता है कि वस्तु हमेशा क्या होती है, एक समान वेग से ही चलती है। जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है तो 30 से चलना चाहिए, अगर 40 चल रही है तो 40 से ही चाहिए, 50। अगर 30 से हमको 40 करना होगा तो हम एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं। एक्सीलरेटर का मतलब उसमें ज़्यादा तेल बढ़ाते हैं, और तेल का मतलब क्या होता है, फोर्स होना। अगर हम मान लो कि वहाँ पर हम अब ब्रेक लगाते हैं, कम करना है 30 से, अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो जरूर बल लगाना पड़ेगा। बल लगाएंगे तभी क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तब कहने का मतलब कि गतिशील है, माने कोई भी अवस्था हो, अवस्था तभी परिवर्तन होगा जब हम बल लगाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, दिशा जड़त्व। तो दिशा जड़त्व भी किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी दिशा में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का मतलब दिशा जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी दिशा में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा जड़त्व कहलाता है। जैसे पूरब दिशा में चाहे पश्चिम दिशा में, जैसे दिशा जड़त्व में है, जैसे पूरब दिशा में गतिशील मोटर गाड़ी, अगर पूरब दिशा से बेटा अगर पश्चिम दिशा में करना होगा तो फिर भी क्या होगा, उसमें बल क्या होगा, लगाना पड़ेगा। खुद तुम देखते हो कि कोई चीज मोड़ना रहता है तब धीरे कर दिया, धीरे कब किया जाएगा, जब ब्रेक लगाएंगे, चाहे तेल को कम करेंगे तो वहां पर बल हमको लगाना पड़ेगा। तो जड़त्व के बारे में हम समझ गए, न्यूटन के गति के नियम में एक काम होता है जड़त्व। तो जड़त्व को हमने देख लिया, और जड़त्व के बाद क्या होता है, बल। दूसरा परिभाषा क्या है, बल। तो मैट्रिक में भी आप लोग 9 क्लास में देखे होंगे कि बल क्या है। तो देखो बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारण या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे या अवस्था में परिवर्तन की चेष्टा करे। अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था दो ही प्रकार का होता है, या तो वस्तु गति की अवस्था में रह सकती है या तो वस्तु विराम की अवस्था में। अगर विराम की अवस्था से गति करना होगा तो पर भी बल लगाना पड़ेगा, और गति से
विराम भी करना होगा तब है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे गतिशील वाला के सोचेगा कि विराम करता था क्या पर कोई चीज गतिशील है, जब उस पर हम बॉल जैसे मान लीजिए कि गेंद को लटका देते हैं पृथ्वी पर सपोज, तो अरे सर एक में कहाँ बॉल लगा अपना बोले विपरीत में घर्षण बल लगता है, घर्षण बल उसको क्या करता है, रोक देता है, नहीं तो अनवरत चलते रहते। कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, मान लो कि तेल खत्म हो जाएगा तब रुकेगी। मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो वो कहना नहीं छोड़ देंगे, तेल खत्म होगी तो आगे तेल खत्म होगी तो चलेगा, तो कोई बल उसको घर्षण बल लगेगा। अगर स्पीड में जा रही है तो रोकना होगा तो हमको क्या होना, ब्रेक लगेगा। तो कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो बल की आवश्यकता वही बल होता है। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगे उसकी अवस्था में पर गतिशील से विराम की, विराम से गति अवस्था में कर दे या करने की चेष्टा करें। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड को हम धकेल रहे हैं, बोर्ड तो गिर नहीं रहा है लेकिन चेष्टा कर रहे हैं ना, चेष्टा ही बल कहलाता है। बल तो हमारा ये कार्य नहीं होगा, बल और कार्य में दो ही अंतर है। कार्य क्या करता है कि बल लगाइए लेकिन विस्थापन खोजता है। अच्छा मान लो कि हम बनियार के खोज दिए और बनियार दिन भर का पार पर ईटा लेके खड़ा हो तो घर बन जाएगी। ध्यान दें, अगर हम अभी खड़े हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं और चुपचाप अगर खड़े हो जाए तो हम कोई कार्य परिवर्तन हो रहा है, नहीं परिवर्तन। तब कहने का मतलब कि अवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन करने की चेष्टा करें, बल कहलाता है।